33 दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के शीर्ष खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया। उन शीर्ष खिलाड़ियों में नाम शामिल था बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जिन्होंने दुनिया भर में भारत का परचम लहराया है। लेकिन जंतर मंतर पर आने की नौबत इसलिए आई क्योंकि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उन्होंने महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। बृजभूषण शरण सिंह को इन आरोपों के बाद कुश्ती संघ अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उसके बाद भी ये लगातार मांग उठती रही कि बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी से निकाला जाए और सांसद पद से इस्तीफा लिया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यहाँ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसके बाद चार्जशीट पेश की गई और उसके एवज में यहाँ जिस तरीके से अब दिल्ली राउज एवेन्यू फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ये है कि बृजभूषण शरण सिंह महिला खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण मामले में आरोपी है और ऐसे में आगामी वक्त में वो जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। ये फैसला आने के बाद योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहाँ कड़ा तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह। उनका कहना है कि संगठन में मेरे खिलाफ साजिश रची गई, संगठन के लोगों ने ये साजिश रचकर मुझे फंसाया है। इसके साथ साथ हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहुंच जाते हैं, हरियाणा की बेटियों के साथ दुष्कर्म का मामला बताते हुए कहीं ना कहीं वोट बैंक पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचे अरविंद केजरीवाल को बयान सुनवाते हैं जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि क्या आप अपनी बेटियों का अपमान यह वोट के जरिए सहन कर पाएंगे और क्या आप वोट की चोट से वो अपमान अपना पूरा कर पाएंगे। सुनिए अरविंद केजरीवाल को, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। मैं भी हरियाणा का हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ हुई जब अपनी हरियाणा की पहलवान बेटियों को इन्होंने उनके साथ बदसलूकी करी, उनकी इज्जत पे आ गई। हमारी बेटियां हैं और इनकी हिम्मत देखो। जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा उसके बेटे को टिकट दे दी। एक तरह से हरियाणा के लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं, कुछ कर सकते हो तो कर लो। अरे हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार करके दिखा देना इन लोगों को। जिन लोगों ने हमारी बेटियों के साथ गलत काम करा, इस बार ऐसा बटन दबाना कि परमानेंटली उनको हरियाणा के बाहर कर देना। और 25 मई और दोस्तों मैं खूब बातचीत कर रहा हूँ, चारों तरफ से लोगों से खूब बात की है पूरे देश भर में। 4 जून को मोदी जी की सरकार नहीं बन रही। आप ही बताओ, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, हरियाणा में कम हो रही है, राजस्थान में कम हो रही है, यूपी में कम हो रही है, बिहार में कम हो रही है, बंगाल में कम हो रही है, कर्नाटक में कम हो रही है, दिल्ली में कम हो रही है। इनकी सरकार नहीं बन रही। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है 4 जून को। इंडिया गठबंधन की। और मैं देश में जब भी कोई क्रांति आई है हरियाणा से शुरुआत होती है। इस बार तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा पूरा देश। जब मैं हरियाणा के लोगों से बात करता हूँ कोई कहता है 5 सीट 6 सीट 5-6 से काम ना चल रहा भाई। 10 की 10 चाहिए, 10 की 10 चाहिए। 10 की 10 सीटों पे बीजेपी को हराना है, हराओगे? 10 की 10 सीट पे इंडिया गठबंधन को जिताना है। इस सीट पे सुशील गुप्ता जी को। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ये कहते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है और वोट के जरिए इसका करारा जवाब मिलेगा। जुल्म का जवाब वोट से, यानी कि अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं उस अवतार में नजर आ रहे हैं जहां से वे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किलें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद है। अमन जी, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि योगी आदित्यनाथ को लेकर के बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना
कि मेरी उनकी कोई बातचीत नहीं है, मैं उनको अपना आदर्श नहीं मानता हूं, अपना नेता नहीं मानता हूं, सहयोगी नहीं मानता हूं। क्या बीजेपी संगठन में यहाँ पर मुश्किलें दिखाई दे रही हैं? जाहिर बात है। और देखिए ब्रजभूषण को लेकर जिस तरह से हम दिनेश जी देख रहे हैं, लगातार एक ऐसा माहौल बना, क्योंकि ब्रजभूषण पहले जिस तरह की बातों को करते थे कि अगर आरोप तय हो जाएंगे तो मैं फांसी का फंदा खुद अपने हाथों डाल लूंगा, एक बात। दूसरी बात वो कहते थे कौन टिकट मेरा काट सकता, किसमें इतना दम है, मैं ही लड़ूंगा। और देखिए दोनों बातों पे कहीं ना कहीं उनकी जो बातें थी वो गलत साबित हुई, क्योंकि भले ही उनका बेटा चुनाव में हो लेकिन ब्रजभूषण को तो टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। ये संकेत जरूर है, भले इस बात को वो स्वीकार करें या ना करें, कि ब्रजभूषण की वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो रहा था। और सबसे बड़ी बात की बीजेपी के तमाम सारे नेता इस बात को लेकर खफा थे कि आखिर ब्रजभूषण को इतनी तवज्जो इस तरह के आरोप लगने के बाद भी क्यों दी जा रही है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं और जो चाहे साक्षी मलिक हो या और भी जो उनके साथ में महिला पहलवान हो, उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ, जिस तरह के गंभीर आरोप लगे, उसको वो चोट करते हुए नजर आते हैं कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। और यहाँ पर देखिए बेटियों के कह सकते हैं हम कि हमारे देश में हम यही सोचते हैं कि बेटियां सम्मान का एक पात्र हैं, और जाहिर सी बात है कि जब यही बेटियां देश से बाहर जाकर जब स्पोर्ट्स में अपनी स्किल का परिचय देती हैं, स्पोर्ट्स खेलती हैं और मेडल जीत कर लेकर आती हैं, तो यही देश कहीं ना कहीं उनके ऊपर फख्र करता है। लेकिन हैरानी होती है कि इन्हीं लड़कियों के साथ में जब दुर्व्यवहार होता है, इस तरह की कह सकते हैं घिनौनी हरकत होती है, जिसको मेरे ख्याल में कोई भी सपोर्ट या कोई भी उसके पक्ष में बयान नहीं देना चाहेगा। तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं को आखिर क्या सांप सूंघ जाता है कि उसके पक्ष में एक भी बयान देते हुए नजर नहीं आते। स्वाति मालीवाल को अगर आप देखें कि लगातार बीजेपी के नेता उसको उस बात को उछालते हुए नजर आ रहे हैं, हाँ, और तमाम सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो मामला क्या है क्या नहीं है अभी स्पष्ट रूप से सामने भी नहीं है। लेकिन ब्रजभूषण का मामला तो आपके सामने है, तो ऐसे में आपको उसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले पे दिनेश जी आप देख रहे होंगे, किसी भी बीजेपी नेता, कोई भी तेज तर्रार नेता हो, चाहे स्मृति ईरानी, चाहे कह सकते हैं अमित शाह, चाहे खुद पीएम मोदी और भी तमाम बड़े बड़े नेता, सबकी कहीं ना कहीं चुप्पी नजर आती है। तो समझ में आता है कि क्या यहाँ पर बीजेपी कमजोर नहीं है। और जिस तरह से हमने जो साउथ में देखा कि वहां पर भी जो जेडीएस बीजेपी के सपोर्टेड पार्टी है, उसमें जब कह सकते हैं कि जब रेवन्ना का मामला सामने आता है, वहां पर बीजेपी की चुप्पी हो जाती है। लेकिन स्वाति मालीवाल के ऊपर बयान देने को लेकर तमाम बीजेपी के नेता मुखर हो जाते हैं, तमाम टीवी डिबेट शुरू हो जाती है। तो ऐसे में बीजेपी को अपना कह सकते हैं गिरेबान भी झांक कर देखने की जरूरत है कि उनके नेताओं के ऊपर किस किस तरह के न सिर्फ आरोप लग रहे हैं, बल्कि दिनेश जी आरोप तय भी होते हुए नजर आ रहे हैं। अमन जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका पर भी सवाल खड़ा करना लाजमी हो जाता है, क्योंकि अभी तक कैसरगंज में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए नहीं गए हैं। कि ये एक एक्स फैक्टर साबित होगा और अखिलेश यादव के लिए क्या ये मुद्दा बन जाएगा वहां से चुनावी जीत दर्ज करने का? बहुत बड़ा सवाल उठाया आपने, जाहिर सी बात है, क्योंकि पीएम मोदी हमेशा कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियों के लिए तमाम सारे वो आरक्षण की बात भी करते हैं, संसद में आरक्षण देने की बात करते हैं। लेकिन जब उनके ही सांसद के ऊपर इस तरह का गंभीर आरोप लगता है, तो आखिर उनकी चुप्पी दिनेश जी बहुत हैरान करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी कि क्या इतने सब के बावजूद भी जिस तरह से योगी गए हैं, क्या पीएम मोदी भी जाएंगे और क्या अमित शाह भी जाएंगे, जो तमाम देश में इस समय भ्रमण करते हुए नजर आते हैं। 2 दिन का समय बचा है प्रचार प्रसार के लिए, तो क्या वो नजर आ सकते हैं? अगर वो नजर आते हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत जो भी विपक्षी नेता हैं यहाँ पर पूरी तरह से घेरते हुए नजर आएंगे। और करण भूषण जो अभी जीत के दावे कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जीत की जो संभावना है वो कमजोर होती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो अगर जातिगत समीकरण की भी बात कर ले, तो यहाँ पर जो भगत राम कह सकते हैं मिश्रा को सपा ने उतारा है, वो अपने आप में ये बताता है कि ब्राह्मण जो 20-35% के आसपास दिखाई पड़ते हैं कैसरगंज में, उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो महिला वोटर्स भी सपा के पक्ष में आ सकते हैं। और राजा भैया ने जिस तरह से बोला है कि भाई मैं आपके साथ नहीं हूं, ये भी बताता है कहीं ना कहीं कि बीजेपी के लिए मुश्किलें अब पूर्वांचल में, कैसरगंज में और तमाम सीटों पर बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और खुद हरियाणा में हम देखते हैं कि वहां पर बीजेपी कोई बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं जो कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, और हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो कोर्ट का फैसला आया है उसका असर देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष लगातार ये आरोप लगाते नजर आ रहा है कि पिछले काफी दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से 400 पार का नारा लगाते नजर आ रहे थे, 2 हफ्ते से अब ये शब्द उनकी जुबान से गायब हो चुके हैं। तो क्या बीजेपी यहाँ पर सत्ता खोती हुई नजर आ रही है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है और यहाँ से तीसरी बार की हैट्रिक लगाना क्या टेढ़ी खीर साबित होगी? अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।